इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है, उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो बाइंग डिसीजन का प्रोसेस है, ये किस तरह से ऑपरेट करता है। नॉर्मली इट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम रिकग्निशन। जब भी कोई डिसीजन शुरू होता है किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करने का, इट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम रिकग्निशन। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। उसके बाद जो इवैल्यूएशन होती है अल्टरनेटिव्स की, उसको करते हैं। फिर डिसीजन का प्रोसेस करते हैं और डिसाइड करते हैं क्या ख़रीदना है। और उसके बाद हमारा एक पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने के बाद हमने उस प्रोडक्ट और सर्विस से क्या सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। सो द प्रॉब्लम रिकग्निशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसमें customer or a group or a company feels there is a discrepancy between existing state of affairs and desired state of affairs। कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है और जो डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इसके दरमियान अगर कोई गैप होगा, तो वी कॉल इट अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम के हवाले से हमने पिछली क्लास में बात की थी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए जो सबसे क्रिटिकल मसला पेश आता है वो ये होता है कि वी नॉर्मली मिक्स प्रॉब्लम विद सिम्टम्स। तो प्रॉब्लम और सिम्टम को अलग करके देखना है जब भी हमने प्रॉब्लम रिकग्निशन की बात करनी है। और द प्रॉब्लम इज़ the discrepancy between existing state of affairs and desired state of affairs। इसके दरमियान अगर गैप होगा तो हम उसको प्रॉब्लम कहेंगे। फिर हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं एट द सेकंड स्टेज। और इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज। पर्सनल में हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, और जो हमारे मुतल्लिकीन दूसरे लोग हैं। फिर कुछ कमर्शियल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च होते हैं, जैसे कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं, बल्क ईमेल्स के ज़रिए कंपनीज हमें बताती हैं, सेल्स पर्सन हमें बताते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स और डिस्प्लेज के ज़रिए हमें पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है। देन देयर इज़ अ मैस मीडिया, सोशल मीडिया और कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम पब्लिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। देन देयर इज़ अ एक्सपीरियंशियल, कि अगर जो सैम्पलिंग के ज़रिए, हैंडलिंग और एग्जामिनिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट के ज़रिए भी हमें इंफॉर्मेशन का सोर्स हमें पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है। और सर्च के डायनेमिक्स में देयर इज़ अ टोटल सेट, देन देयर इज़ एन अवेयरनेस सेट, फिर कंसिडरेशन सेट, फिर चॉइस सेट और फिर डिसीजन। टोटल सेट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो उस प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने लैपटॉप खरीदना है तो यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि एप्पल है, एचपी का है, डेल का है, तोशिबा का है, कॉम्पैक्ट का है या एनईसी का है। तो दिस इज टोटल सेट अगर आपने लैपटॉप खरीदना है। देन देयर इज एन अवेयरनेस सेट, कि वो सेट, वो प्रोडक्ट्स जो हमें पता है, जिसका हमें अवेयरनेस है। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि एप्पल है, डेल है, एचपी है, तोशिबा है और कॉम्पैक्ट है। फिर उसके बाद तीसरे लेवल पे कंसिडरेशन सेट आता है कि हम कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनको कंसिडर कर रहे हैं शॉर्ट लिस्ट करके। तो उसमें हमने कहा जी हमने एप्पल और डेल और तोशिबा का कंपैरिजन करना है। फिर उसको फर्दर शॉर्ट लिस्ट किया और चॉइस सेट के अंदर हमने दो मज़ीद ब्रांड्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, और उसमें से कोई एक जब हम प्रिक्योर कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये प्रोडक्ट खरीद लेनी है। तो दीज आर कॉल्ड सर्च डायनेमिक्स, जिसमें टोटल सेट, अवेयरनेस सेट, कंसिडरेशन सेट, चॉइस सेट और फिर उसके बाद हमारा डिसीजन आता है। तीसरे स्टेज के ऊपर हम इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स करते हैं, जिसके ऊपर हमारा बिलीव्स, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड, लर्निंग और वो तमाम जो की साइकोलॉजिकल प्रोसेस हमने पहले सेशन में पढ़े हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें हमारी मेमोरी है, परसेप्शन है, लर्निंग है, एटीट्यूड है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जब हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो उस इवैल्यूएशन के ऊपर इनका असर पड़ता है। और इसमें हमने एक वर्ड पहले सेशन में भी इस्तेमाल किया, दैट इज़ बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट ए पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग। बिलीफ इज कि किसी भी ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपकी एक डिस्क्रिप्टिव सोच को बिलीफ कहा जाता है। और एटीट्यूड क्या होता है?
It is enduring favorable or unfavorable evaluation, emotional feeling, and action tendencies towards some object or idea. बिलीफ इज डिस्क्रिप्टिव थॉट, सिर्फ उसके अंदर आप एक चीज़ के बारे में सोचते हैं। और एटीट्यूड इसके बाद बनता है, जिसमें देर इज अ टेंडेंसी आपके बिहेवियर के अंदर, सोच के अंदर फेवरेबल और अनफेवरेबल हो जाती है। और इसके आगे ये जो पैरामिड है ये कंप्लीट ऐसे होता है कि बिलीफ से हमारी सोच बनती है, डिस्क्रिप्शन बनती है, उससे एटीट्यूड बनता है जो कि फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है, और जिसमें टेंडेंसी होती है कि हमने एक्ट करना है। और जब बिलीफ और एटीट्यूड की बुनियाद के ऊपर हम कोई काम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बिहेवियर। जो एक्चुअल आउटकम है ऑफ द बिलीफ एंड एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। तो दीज आर टू distinct concepts in human psychology कि belief is description, a descriptive thought about something, किसी के बारे में सोचना is our belief। और जब उसके अंदर फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसी आ जाती है, दिस इज एटीट्यूड। और जब उस फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसी की बुनियाद के ऊपर आप कोई एक्ट करते हैं, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि बिलीफ, एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है, तो बिलीफ इज़ अ डिस्क्रिप्टिव थॉट, एटीट्यूड इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसी, और इन दोनों की बुनियाद के ऊपर जब आप कोई एक्शन करते हैं तो वो आपका बिहेवियर होता है। बिहेवियर इज ऑलवेज आउटकम, बिहेवियर इज ऑलवेज एन आउटकम, और उसको लेटेंट वेरिएबल कहा जाता है, जिसके पीछे आपका बिलीफ और एटीट्यूड कार फरमा होता है। While evaluating the different options, there is a model called expectancy value model। इसको कंपनसेटरी मॉडल भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एटीट्यूड की फॉर्मेशन है ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज कंबाइनिंग द ब्रांड बिलीव्स। इसकी जो बुनियाद होती है किसी भी एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल के हिसाब से, जो एटीट्यूड की फॉर्मेशन है, दैट इज फ्रॉम बिलीव्स। सो द एटीट्यूड इज फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसीज, जिसकी बुनियाद इज बिलीफ। और एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल कहता है कि कस्टमर जब भी अराइव होता है टुवर्ड्स अ वेरियस ब्रांड्स थ्रू एन attribute evaluation procedure, developing a set of beliefs where each brand stands on each attribute। हम जब भी एज ए कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल, जब भी किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड को हम सेलेक्ट करते हैं, तो हम ब्रांड को एट्रीब्यूट करते हैं ऑन सम करेक्टरिस्टिक्स, और फिर उन करेक्टरिस्टिक्स की इवैल्यूएशन करके हम किसी भी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। सो किसी भी चीज़ का खरीदना इज बिहेवियर, बिहेवियर के पीछे क्या होता है? एटीट्यूड, और एटीट्यूड के पीछे क्या होता है? बिलीव्स। बिलीव्स इज डिस्क्रिप्टिव, एटीट्यूड इज फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसीज टू एक्ट समथिंग, और जब वैल्यूज और एटीट्यूड से मिल के कोई कंडक्ट होता है तो हम उसको बिहेवियर कहते हैं। क्लियर है इन तीनों का डिफरेंस? फिर वी गो फॉर अ परचेज डिसीजन। और परचेज डिसीजन में शुरू वाले क्वेश्चंस याद करें कि कंज्यूमर ऑफन टेक मेंटल शॉर्टकट्स कॉल्ड यूरिस्टिक्स। ये एच साइलेंट है इसके अंदर, इसको यूरिस्टिक्स कहते हैं। और रूल ऑफ थंब इन द डिसीजन प्रोसेस, अमूमन कंज्यूमर रैशनैलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं करता, वो यूरिस्टिक्स से डिसीजन करता है, वो शॉर्टकट से करता है, रूल ऑफ थंब से डिसीजन मेकिंग करता है। और जो नॉन कंपनसेटरी मॉडल है ऑफ द कंज्यूमर चॉइस, दैट इम्प्लाइज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कंसिडरेशन डज नॉट नेसेसरली नेट। इसका क्या मतलब है कि जब भी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि बीइंग अ कंज्यूमर आप रैशनैलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं करते, और किस तरह करते हैं? यूरिस्टिक्स से, शॉर्टकट से करते हैं। और कंपनसेटरी मॉडल ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडरेशन को कभी भी आप नेट ऑफ नहीं करते।
नेट ऑफ का क्या मतलब है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदनी है जिसकी 5 अच्छी चीज़ें हैं, 5 बुरी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 5 को 5 के बराबर करके नेट ऑफ करके जिसका वज़न ज़्यादा होगा आप उसको खरीदेंगे। Here comes the impulsive buying process कि normally humans make decision based on feelings, emotions and attitudes, not on the basis of rationality. Rationality is वैल्यू मैक्सिमाइजिंग टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन कि जब इंसान ये समझे कि मैंने जो 50 रुपया खर्च किया है इससे मुझे 50 रुपए की वैल्यू चाहिए, दिस इज रैशनैलिटी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं और सेवी टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ मार्केट तो मार्केट में यूरिस्टिक्स के जरिए फैसला किया जाता है, रूल ऑफ थंब के जरिए फैसला किया जाता है और नॉन कंपनसेटरी मॉडल से डिसीजन किया जाता है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट जो एट्रीब्यूट की कंसिडरेशन है डज नॉट नेसेसरली नेट बराबर नहीं होती। अब कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, यूरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जिनसे कोई भी कस्टमर फैसला करता है? पहला है कंजक्टिव यूरिस्टिक। कंजक्टिव यूरिस्टिक्स का क्या मतलब है? द कंज्यूमर सेट्स ए मिनिमम एक्सेप्टेबल कट ऑफ लेवल ऑफ ईच एट्रीब्यूट एंड चूजेस द फर्स्ट अल्टरनेटिव दैट मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो एक मिनिमम लेवल सेट कर लेते हैं कि इससे कम वाली चीज़ मैंने नहीं लेनी, और जैसे ही उस लेवल पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस आती है हम अपने एट्रीब्यूट्स देखते हैं उसके अंदर होते हैं तो उसको खरीद लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजक्टिव यूरिस्टिक्स। और यूरिस्टिक्स क्या है? शॉर्टकट है, रूल ऑफ थंब, एक ऐसा तरीका जिसमें हम पूरा लॉन्ग बाइंग प्रोसेस नहीं चलाते, एक शॉर्टकट चलाते हैं, एक रूल ऑफ थंब चलाते हैं। देन देयर इज अ ह्यूरिस्टिक कॉल्ड lexographic heuristics. Lexographic heuristics means the consumer chooses the best brand on basis of its perceived most important attribute. हर कस्टमर के बारे ये कहा जा सकता है कि जब भी वो कोई चीज़ खरीदने जाता है तो उसके ख्याल में उस चीज़ का कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें मोबाइल ख़रीदना है तो कोई कहेगा उसकी कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई कहेगा उसकी बैटरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई कहेगा उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए। तो दीज आर एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी है सेम, लेकिन उस प्रोडक्ट कैटेगरी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट है। तो जो लेक्सोग्राफिक ह्यूरिस्टिक्स है या लेक्सोग्राफिक जो शॉर्टकट है, जो रूल ऑफ थंब है, वो ये कहता है कि हमारे ख्याल में एज ए कंज्यूमर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर हम ये शॉर्टकट अप्लाई करके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। फिर देयर इज अनदर ह्यूरिस्टिक दैट इज एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स ह्यूरिस्टिक्स। एलिमिनेशन क्या होता है? ख़त्म करना। हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो एक और शॉर्टकट जो कस्टमर इस्तेमाल करता है वो ये होता है कि वो पहले एक लिस्ट बनाता है कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो निकालता जाता है। जैसे मोबाइल खरीदना है तो ओप्पो, वीवो, क्यू मोबाइल, चाइना के और मोबाइल, इन्फिनिक्स, ये तो नहीं चाहिए मुझे। अब इसके बाद उसके ऊपर जाके वो सेलेक्ट करता है कि इनके अलावा जो प्रोडक्ट मेरी इस कैटेगरी में फॉल करेगा उसको मैं खरीद लूँगा। तो एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि हम अपने मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेते हैं। कंज्यूमर मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर उसको नहीं चाहिए, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसने नहीं खरीदने। तो दीज आर कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। फिर जब इवेल्युएशन की जाती है तो देयर आर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स और एटीट्यूड ऑफ अदर्स जो कि हमारे परचेज इवेल्युएशन के प्रोसेस के ऊपर इंटरवीन करता है। जब भी आप कोई भी परचेज डिसीजन करने जाते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, पर्सनल नहीं होते, वो सिचुएशनल होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और जो कि एटीट्यूड ऑफ अदर्स, फैमिली का, पीयर प्रेशर, दोस्तों का, सोसाइटी का, इसकी वजह से भी परचेज डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और कौन कौन से रिस्क्स हैं जब भी कोई
प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी जाएगी। फर्स्ट इज द फंक्शनल रिस्क। अगर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदी, फंक्शनल रिस्क इज कि प्रोडक्ट ने वो एक्सपेक्टेशन ही मीट नहीं की जिसके लिए आपने वो प्रोडक्ट खरीदी थी। देन देयर इज अ फिजिकल रिस्क कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल की तो आपकी वेल बीइंग और हेल्थ के ऊपर उसके कोई बुरे असरात पड़ सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन का कहा जाता है कि सामने वाली पॉकेट में ना रखें, जब रात को सो रहे हों तो सराहने के साथ ना रखें, तकिए के साथ ना रखें। तो दीज आर फिजिकल रिस्क जिससे हेल्थ का हैजर्ड पैदा होने की चांसेस होते हैं। देन देयर इज अ फाइनेंशियल रिस्क। ऑब्वियसली जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके लिए प्राइस पे करते हैं। देन देयर इज अ सोशल रिस्क कि ऐसी कोई प्रोडक्ट आप खरीदें जो कि आपको अपने सोशल सर्कल में एम्बेरसमेंट का बायस ना बन जाए। बेल बॉटम की पैंट आज कोई पहन के आ जाएगा तो दैट वुड बी एन एम्बेरसमेंट कि आज उसका फैशन नहीं है। साइकोलॉजिकल रिस्क क्या है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए उसका कोई हैजर्ड बन जाए, कोई मसला बन जाए। फिर देयर इज़ अ टाइम रिस्क कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं उसके लिए आप टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाते हैं ताकि आपकी जो नीड है उसको पूरी तरह से फुलफिल किया जा सके। देन देयर इज़ अ पोस्ट परचेज बिहेवियर कि जब आपने प्रोडक्ट खरीद ली तो मैंने पिछली किसी क्लास में कहा था कि जो सर्विस क्वालिटी और परचेज के बाद जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन और परसीव्ड परफॉर्मेंस के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि ये प्रोडक्ट इस लेवल पे परफॉर्म करेगी, और जब वो प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद इसे जी द पोस्ट परचेज बिहेवियर इज द एनालिसिस एंड कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड परसीव्ड परफॉर्मेंस। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हमारा एक एक्सपेक्टेशन लेवल होता है और उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने के बाद हमारी एक परसीव्ड परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया बनता है। तो अगर ये दोनों मैच कर जाएंगे तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, और अगर इसके दरमियान गैप होगा तो कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड। और इसका जो आउटकम निकल सकता है दैट कुड बी कि वो डिसअपॉइंटेड है, डिससेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड है या डिलाइटेड है। सो आफ्टर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कंज्यूम्ड तो कस्टमर का ऑन द स्केल ऑफ 3 उसका आउटकम आ सकता है और उसका बिहेवियर आ सकता है। दैट कुड बी डिसअपॉइंटेड, सेटिस्फाइड एंड डिलाइटेड। क्या क्या कर सकता है? एग्जैक्ट ऑप्शन होती है या वॉइस ऑप्शन होती है। एग्जैक्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट खरीदी, आपको पसंद नहीं आई, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू एग्जिट, आप वो प्रोडक्ट सर्विस छोड़ देते हैं। देन देयर इज अ वॉइस ऑप्शन कि आप लोगों को भी बताते हैं कि ये प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल ना करें। सो दिस इज कि पोस्ट परचेज में कंज्यूमर के पास एग्जिट ऑप्शन होती है या वॉइस ऑप्शन होती है, या फिर ये होता है कि वो उसके डिस्पोजल से और उसके यूज से सेटिस्फाइड है। तो इन एनी केस जो कस्टमर है वो पोस्ट परचेज बिहेवियर में आपकी कंपनी के बारे में पॉजिटिव व्यू भी दे सकता है और नेगेटिव व्यू भी दे सकता है। फिर कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो कि जिनको कहा जाता है ये लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक 50 रुपए का पेन खरीदना भी एक परचेज डिसीजन है और एक 5 करोड़ की गाड़ी खरीदना भी एक परचेज डिसीजन है। सो द लेवल ऑफ effort, intensity and the buying process would vary कि इन्वॉल्वमेंट किस लेवल की है। अगर लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन है, जैसे मैंने कहा कि पेन खरीदना है, तो उसके लिए एफर्ट वुड बी लो। और कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसको हम कहते हैं वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। सम बाइंग सिचुएशंस आर characterized by low involvement but significant brand differences, जिसमें वैरायटी सीकिंग बहुत होती है कि प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, फीचर्स के अंदर कोई ऐसी खास अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपको वैरायटी सीकिंग और लो इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा ब्रांड स्विच करता है। दिस इज कॉल्ड वैरायटी सीकिंग डिसीजंस।